हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम है तीन दोस्तों की कहानी, यानी कि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षारक एवं लवण। और जल्दी से देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन सी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी यह है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे रसायन होते हैं जो अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं या फिर होते हैं आपके उदासीन। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें मैं आज आप लोग करवाने वाला हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे कौन सी चीजें। जल्दी से देख लेते हैं। तो भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और केमिकल रिएक्शंस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये कि सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि आपके जो अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। कौन से रासायनिक गुणधर्म होते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। भैया सबसे पहली बात हो रही है कि वो धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, कि आपके जो अम्ल होते हैं, क्षारक होते हैं, वो धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा कि इस चैप्टर में मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो भाग, वो जो भी चीज हम पढ़ेंगे वो ना कि इस अकेले चैप्टर का पार्ट रहेगा, पर इसमें हम पहले चैप्टर के भी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और साथ में हम जो है धातुएं और अधातुओं वाले भाग को भी कवर करेंगे। तो इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि ये जो चैप्टर है ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है रसायन विज्ञान का। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, जहां पर भी डाउट होगा पूछिएगा और जो मैं बताता जाऊंगा उसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट कीजिएगा। बात समझ में आ गई? स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो धातुओं के साथ अभिक्रियाएं कैसे करते हैं हमारे जो भी अम्ल होते हैं या फिर क्षारक होते हैं, इनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर हम अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और हम ये देखेंगे कि जो धातु के कार्बोनेट होते हैं और बाइकार्बोनेट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इनके साथ आपके जो अम्ल और क्षार होते हैं वो कैसे अभिक्रिया करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चैप्टर में मैं आपको यह चीज बताने वाला हूं कि आप किसी भी अम्ल को, क्षार को, लवण को या रसायन को देखकर, उसका सूत्र देखकर आप उसका नाम कैसे बता सकते हैं, और यदि कहीं पर उसका नाम लिखा हुआ है तो आप उसका सूत्र कैसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, केमिस्ट्री की धज्जियां उड़ा देगा ये चैप्टर यदि आपको ये बढ़िया तरीके से बन गया। एक और मजे की बात यह है कि इस चैप्टर को आप अपने सीनियर, बड़े भैया दीदी से भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी हम बात कर रहे हैं, अम्ल, लवण और क्षारक, ये तीनों ऐसी चीजें होती हैं जो केमिस्ट्री के लगभग सभी चैप्टर्स में हमारे सिलेबस में होती हैं। बात समझ में आ गई? चलो, और फिर क्या देखेंगे, अम्ल और क्षारक जो हैं वो आपस में कैसे अभिक्रिया करेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि अम्ल और क्षारक जो होते हैं वो धात्विक ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, और हम ये जानेंगे कि जो क्षारक होते हैं वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ किस प्रकार से करते हैं अभिक्रियाएं। बात समझ में आ रही है? तो इंटरेस्टिंग सी कहानी है। और कुछ साथ में हम चीजें देखेंगे। अब हमने रासायनिक गुणधर्म तो देख लिए भाई, अम्ल के और किसके, क्षार के, और हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कुछ जरूरी लवण के बारे में, कुछ जरूरी नमक के बारे में। बात समझ में आ रही है? तो एक काम करते हैं, इसके बारे में भी यहां पर चिपका ही देते हैं, उर्फ नमक। तो जो लवण होता है उसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों? तो ये हमारा है नमक। बात समझ में आ गई? चलिए, और क्या देखेंगे, कुछ जरूरी नमक के बारे में हम देखेंगे, जैसे कि हमारा कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH। साथ में हम जानेंगे किसके बारे में, CaOCl2, जिसको आप लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हो, जिससे हम क्या करते हैं, विरंजन का काम करते हैं। साथ में हम जानेंगे एक सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एक चीज बच गई है, उसको मैं कहां लिख दूं, तो मैं यहां लिख रहा हूं। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, जैसे कि CaSO4.2H2O, जिसको हम कहते हैं जिप्सम, जिसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम। तो ये चैप्टर कोई केमिस्ट्री या पढ़ाई लिखाई का इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं उसको हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, बट जो तरीका रहेगा वो थोड़ा सा वैज्ञानिक रहेगा। मतलब ये कि इस सवाल में हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि जब किसी हल्दी लगे कपड़े पर आप साबुन लगाते हैं तो वो लाल क्यों हो जाता है। हम बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में, हम बात करेंगे अम्ल और क्षारकों की बहुत सारी रिएक्शंस के बारे में। साथ में हम ये देखेंगे कि जो पीएच स्केल है वो क्या होता है, और हमारा फेवरेट जो नमक होता है, हमारा जो फेवरेट नमक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं, इसको हम किस तरीके से उपयोग करते हैं क्लोर क्षार विधि में, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। बात समझ में आ गई? साथ में हम ये जानेंगे कि जो जलीय विलयन होते हैं उसमें अम्ल और क्षारक जो होते हैं वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं, उनका क्या प्रदर्शन होता है किसी भी जलीय विलयन के अंदर। और बच्चों हम ये भी जानेंगे कि जो लवण होता है या फिर नमक होता है वो बेसिकली क्या होता है, कैसे जो नमक या लवण होता है वो हमारे
भोजन में स्वाद लेकर आता है, कैसे वो उसको स्वाद अनुसार हम बार बार अपने भोजन में उपयोग करते हैं, कैसे नमक के कम या ज्यादा होने से हमारी जो जीभ है उसके अंदर जो स्वाद का पता चलता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी बहुत सारी बातें हम इस चैप्टर में देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चैप्टर नहीं है, ये हमारे आसपास की चीजों को रासायनिक विज्ञान के हिसाब से पढ़ने का एक तरीका है, इसलिए इसका नाम है आपका अम्ल, क्षारक और लवण। बात समझ में आ गई? तो सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाई फ्लो चार्ट बनाएंगे जैसा हम हमेशा करते हैं, ठीक है। बढ़िया से जो है अपनी पेन, कॉपी, बॉटल में पानी वानी लेकर बैठ जाइए। अगले 2-3 घंटे में इस पूरे चैप्टर का शानदार रिवीजन होने वाला है और मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर करने वाला हूं फिट। बात समझ में आ गई? फ्लो चार्ट बनाया जाए, स्टार्ट कर रहे हैं आज का चैप्टर और बढ़ते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो भाई आपका फ्लो चार्ट बढ़िया तरीके से बन चुका है और अब बिल्कुल सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगले 3-4 घंटे में मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं इस पूरे चैप्टर की, ठीक है। चलो ध्यान से देखो। सबसे पहले आप एक चीज दिमाग के अंदर फिट कर लो कि दुनिया की कोई भी चीज जो है वो अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन हो सकती है। कोई भी चीज, उसके लिए कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए कोई फिक्स्ड ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, हम पीएच की हेल्प से उसको समझ सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम ये ध्यान लेते हैं कि जो अम्ल होते हैं या क्षारक होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया है, हमने बनाया है पीएच स्केल। सवाल पैदा होता है कि पीएच स्केल जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं कि आप कैसे बताओगे कि कोई भी चीज जो है वो अम्ल है, क्षार है या फिर लवण है, क्लियर, या फिर किसी भी प्रकार की जो है कोई वो रसायन है। तो अब ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि हम क्या करते हैं, अम्ल के नाम पर 3-4 अम्ल याद कर लेते हैं, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। कुछ ऐसे ही क्षारक के नाम पर हम जो है NaOH याद कर लेते हैं, KOH याद कर लेते हैं, और लवण के नाम पे हम सब लोग स्वाद अनुसार NaCl याद कर लेते हैं। पर इतने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज अम्लीय, क्षारीय या फिर क्या हो सकती है आपकी लवण, अम्लीय हो सकती है और क्षारीय हो सकती है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो आपको अपने दिमाग में इस कॉपी में नोट करनी है, आपकी कॉपी में नोट करनी है, वो ये है कि दुनिया की कोई भी चीज, बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा, दुनिया की कोई भी चीज, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो अलग कहानी है, पर अब आपको इस चैप्टर में अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में और लवण के बारे में वो जानकारी होनी चाहिए जो कि कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों को भी कभी कभी नहीं हो पाती है। बात समझ में आ गई? मतलब ये कि डीप नॉलेज, भयंकर वाला कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे हम इसके, तब आएगा बहुत ही ज्यादा मजा। बात समझ में आ रही है? तो दुनिया की कोई भी चीज, वस्तु ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी XYZ, आप, मैं, हम सब, ये पेन वैन सब कुछ आ गया इसमें। दुनिया की कोई भी वस्तु या फिर जो रसायन है, दुनिया की कोई भी वस्तु या फिर जो रसायन है वो अम्लीय, यहां पर ऐसे कॉमा लगा दो, वो अम्लीय या फिर क्षारीय हो सकती है, क्षारीय हो सकती है। और उसका जो पीएच होता है, उसका जो पीएच होता है, अब ये पीएच क्या होता है? कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, हम इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं। इसका जो लेना देना है वो हाइड्रोजन के आयन के साथ में है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दुनिया की कोई भी वस्तु या रसायन जो है वो अम्लीय और क्षारीय, वो हटा देते हैं, जरूरत नहीं है। दुनिया की कोई भी वस्तु या रसायन जो है अम्लीय या फिर क्षारीय हो सकता है, मतलब उसका पीएच जो रहेगा, मतलब उसका जो पीएच रहेगा, उसका पीएच जो रहेगा 0 से लेकर 14 के बीच में ही आएगा। दुनिया की कोई भी चीज, इसका लेना देना सिर्फ HCl या NaOH से नहीं है, सिर्फ NaCl या H2O से नहीं है। दुनिया की कोई भी चीज जो है वो अम्लीय हो सकती है, क्षारीय हो सकती है। बात समझ में आ रही है? और उसका जो पीएच रहेगा वो 0 से 14 के बीच में रहेगा। बात समझ में आ गई? बस इतनी सी कहानी जो है वो आपको याद रखनी है। अब देखो भैया, ऐसी चीजें जिनका जो पीएच रहेगा, पीएच क्या है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है, जिनका 0 से लेकर 7 के बीच में रहेगा, वे सभी कैसी है? अम्लीय है,
ठीक है, वो सभी कैसी है, अम्लीय हैं, जिनका पीएच जो है वो कितना रहेगा भाई 7 रहेगा, वो कैसी है, उदासीन है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जिनका जो पीएच है वो होगा आपका 7 से लेकर 14 के बीच में, वो सभी कैसी होंगी भाई, क्षारीय होंगी। कहानी का मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि दुनिया की कोई भी चीज अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन हो सकती है, ये हम बताएंगे। सूत्र देखकर तो हम बता ही सकते हैं, साथ में हम जो है कैसे बताएंगे भाई, पीएच स्केल से बताएंगे। और पीएच स्केल क्या होता है, तो ये होता है, देखो इस तरीके से हमने पीएच स्केल बना रखा है, लाल से लेकर नीले तक सॉरी, लाल से लेकर नीले तक, और बीच में कहीं पर हमारा उदासीन है, जिसको हम बोल रहे हैं कि भैया ये कैसे कलर का होगा, आपका हरे कलर का होगा, लाल, हरे और पीले कलर का होगा। बात समझ में आ गई। तो दुनिया की कोई भी चीज अम्लीय हो सकती है, क्षारीय हो सकती है, या फिर हो सकती है उदासीन। ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं यहां पर, ठीक है। तो पहले इसको अपनी कॉपी में नोट करो, इसको भी अपनी कॉपी में नोट करो, और अब 1 बाय 1 हम लेते हैं उदाहरण। अब देखो कैसे 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 कैसे, देखो अब मैं यदि बात करूं अम्लीय कौन सी चीज होती है हमारे आसपास, तो देखो भैया दूध जो होता है, दूध जो होता है क्या होता है, जो दूध होता है वो क्या है आपका, अम्लीय होता है। ऐसा भयंकर वाला अम्ल नहीं होता है, बट दूध कैसा होता है, अम्लीय होता है। वहीं के वहीं जो रक्त होता है, वहीं के वहीं जो आपका रक्त होता है, यानी कि खून होता है, ये भी कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। पर यदि आप बात करें उदासीन की, तो उदासीन कौन सी चीज होगी, तो सिंपल सी कहानी है, उदासीन होगा हमारा शुद्ध जल, या हम उसको कह सकते हैं आसुत जल। बच्चों आपने सुना होगा ना, हम बैटरी वगैरह में एक पानी डालते हैं जिसको हम डिस्टिल वाटर कहते हैं, उसको हम कहते हैं आसुत जल, यानी कि शुद्ध जल। हम जो जल पीते हैं वो पेयजल है, वो जो है वो ना तो वो आपका उदासीन नहीं होता है, वो अम्लीय और क्षारीय दोनों हो सकता है। बात समझ में आ रही है। आसुत जल और क्या हो सकता है भाई, आपका जो NaCl है ये कैसा हो सकता है, उदासीन हो सकता है। अब सवाल पैदा होता है सर कैसे याद रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक चीज जो है इस पूरे चैप्टर में आपके दिमाग के अंदर करूंगा फिट। बात समझ में आ गई। चलिए, दूध अम्लीय है, क्षारीय आपका रक्त है, और उदासीन क्या होगा आपका, आसुत जल होगा, या फिर हो सकता है आपका NaCl। ऐसी 50 चीजें हो सकती हैं। बात समझ में आ गई। तो एक चीज तो क्लियर है कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अम्लीय हैं, क्षारीय हैं, और कैसी हैं, उदासीन हैं। इसका पता हम सिर्फ कहां से लगा सकते हैं, पीएच से लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। इसका पता हम कहां से लगा सकते हैं भाई, पीएच से लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रबल अम्लीय होती हैं, जैसे कि HCl। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दुर्बल अम्लीय होती है, जैसे कि एसिटिक अम्ल। इसी तरीके से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रबल क्षारीय होती हैं, जैसे कि NaOH। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रबल क्या होती हैं भाई आपकी, दुर्बल क्षारीय होती हैं, जैसे कि अमोनिया। बात समझ में आई। तो ये प्रबल दुर्बल की क्या कहानी है, इसको भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ये बताओ, क्या ये वाली बात आपके समझ में आ गई? पक्का पक्का, मतलब हमने ये जान लिया कि हमारे आसपास की चीजें अम्लीय हो सकती हैं, क्षारीय हो सकती हैं, और उदासीन हो सकती हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा पीएच स्केल के पास में, और थोड़ी सी जो है कहानी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। इसको नोट करो, एक भी चीज मिस नहीं होगी, सब कुछ दिमाग के अंदर फिट करूंगा। बस आप कॉपी पेन लेकर, बॉटल में पानी लेकर बैठ जाओ मेरी क्लास में, ठीक है। चलो, कर लिया नोट। यहां चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ये जो चीज होती है जिसका पीएच 7 होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं उदासीन। इसका मतलब ये उदास नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है, ये ना तो अम्लीय है और ना ही ये क्षारीय है। अब वो सारी चीजें जिनका जो पीएच रहता है वो 3 से कम रहता है, देखो ये सभी एसिडिक हैं, यानी कि अम्लीय हैं। ये सभी जो हैं आपकी एसिडिक, यानी कि कैसी हैं भाई, अम्लीय हैं। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है। और ये सभी चीजें कैसी हैं, क्षारीय हैं। क्लियर हो गया, कुछ भी आ सकता है इसमें, है ना। और ये हमारा पीएच स्केल हो गया। अब क्या होगा, देखो 7 से लेकर 0 के बीच में सारी चीजें अम्लीय होंगी, पर जिनका जो पीएच होगा 0 से लेकर 2, 3 के पहले तक होगा। एक परफेक्ट ऐसी रेंज नहीं होती है, बट 3 से कम, 2.5 से कम, तो वो क्या होगा, प्रबल अम्लीय होंगे। तो ये कैसे होंगे, तो ये होंगे हमारे प्रबल अम्लीय। पर यदि हम बात करें 3 से लेकर 7 के बीच में, तो ये कैसे होंगे, अम्लीय तो होंगे बट दुर्बल अम्लीय होंगे। कैसे होंगे, अम्लीय होंगे पर दुर्बल अम्लीय होंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, तो ये कैसे होंगे आपके, दुर्बल अम्लीय होंगे। लिख देते हैं इसको यहां पर। कुछ इसी तरीके से यदि हम क्षारीय की तरफ चलेंगे, तो जिनका जो
पीएच है 11.5 से ज्यादा है, ठीक है, वो कैसे होंगे? प्रबल क्षारीय होंगे। तो ये प्रबल होंगे, और जिनका जो है 7 से ज्यादा और 11 से कम है, ये कैसे होंगे? तो ये होंगे हमारे दुर्बल। तो इतनी कहानी तो आपको क्लियर हो गई कि हर वो चीज जो आपकी प्रबल अम्लीय हो सकती है, दुर्बल अम्लीय हो सकती है, उदासीन हो सकती है, प्रबल क्षारकीय हो सकती है, दुर्बल क्षारकीय हो सकती है। क्लियर हो गई कहानी? पक्का पक्का। चलिए, तो इस तरीके से जो है सॉरी, तो इस तरीके से आप ये बता सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं उसमें भी विभाजन होता है प्रबल का और दुर्बल का। अब सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों होता है? बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है, जब भी आप किसी अम्ल का जलीय विलयन बनाओगे, जब भी आप किसी अम्ल का जलीय विलयन बनाओगे, और यदि जलीय विलयन में आयनीकरण जल्दी से हो गया अम्ल का, तो वो प्रबल है। आयनीकरण देरी से हुआ तो वो कैसा है? आपका दुर्बल है। बात समझ में आ गई? उदाहरण लेंगे और धज्जियां उड़ा देंगे इस टॉपिक की। ध्यान से देखिएगा, अब मैंने HCl लिया किसमें? जल में, और जल्दी से जो है वो आपका क्या हो गया भाई? आयनीकरण हो गया। यहां पर एक्वस एक्वस लिखा आएगा क्योंकि जल है, पर इसी तरीके से मैंने CH3COOH का जलीय विलयन लिया। बात समझ में आ रही है? और CH3COOH का जलीय विलयन लिया, पर इसने जो है आयनीकरण तो किया, इसने आयनीकरण तो किया बच्चों बच्चों बच्चों, पर इसने आयनीकरण बड़े देर से किया। तो सीधी सी कहानी यह है कि जिन अम्लों का जलीय विलयन में आयनीकरण जल्दी हो जाता है, जिन अम्लों का जलीय विलयन में आयनीकरण जल्दी हो जाता है, वो प्रबल अम्लीय हैं। जिनका जलीय विलयन में आयनीकरण देर से होता है, वो सभी आपके दुर्बल अम्लीय हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से क्षारकीय के लिए भी होगा। कैसे? जिन क्षारों का आपका जलीय विलयन में जल्दी से आयनीकरण हो जाता है, शीघ्रतम आयनीकरण हो जाता है, वो अच्छे क्षारीय होते हैं, प्रबल क्षारीय होते हैं। पर जिनका आयनीकरण जो है वो आसानी से नहीं हो पाता, देरी से हो पाता है, वो कैसे होंगे? आपके दुर्बल क्षारीय होंगे। ऐसी चीजें हैं जिनका जल में आयनीकरण तो होता है, पर पीएच जो है वो 7 नियत बना रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करो, हम बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा पूछ लेना, एक एक चीज पढ़ने वाले हैं, सारा कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर फिट करके ही रहेंगे आज। ठीक है, चलो हो गया। तो अब ये देख लिया कि दुनिया की हर चीज जो है वो या तो अम्लीय है, क्षारीय है, या फिर उदासीन है। प्रबल क्षार क्या होते हैं, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, ये चीज हमने देख ली। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको यदि उदाहरण देने पड़े हमारे आसपास की चीजों के, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रक्त होता है वो क्षारीय होता है, साबुन जो है वो क्षारीय होती है, पर हमारे पेट के अंदर जो जठर रस होता है HCl, वो कैसा होता है भाई? प्रबल अम्ल होता है। कुछ इसी तरीके से हमारे मुंह का जो लार होता है, बात समझ में आ रही है? खाना खाने के पहले कैसा रहता है भाई? क्षारीय रहता है। खाना खाने के बाद कैसा रहता है? अम्लीय होता है। मतलब ये कि खाना खाने के बाद हमारे मुंह में जो अम्लीयता होती है वो बढ़ जाती है, खाना खाने के पहले अम्लीयता कम रहती है, क्षारीयता ज्यादा रहती है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे आसपास 50 ऐसी चीजें हैं, हजारों ऐसी चीजें हैं जो घिरी हुई है किससे? अम्ल क्षारक लवण से, और जिसका सीधा सीधा लेना देना है आपके पीएच स्केल से। बात समझ में आएगी? आप सीधा सीधा लेना देना है आपके पीएच स्केल से। तो इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लिया जाए, सिंपल सी कहानी है। हो गया पक्का पक्का। अब एक काम करते हैं, जैसे मैंने एक प्रबल अम्ल लिया था, एक दुर्बल अम्ल लिया था, अब मैं एक प्रबल क्षार ले रहा हूं जो कि NaOH है। एक प्रबल क्षार हो गया। इसी तरीके से एक दुर्बल क्षार लेते हैं, और दुर्बल क्षार क्या होगा आपका? तो ये होगा आपका NH4OH, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या होगा आपका? एक दुर्बल क्षार होगा। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी है। चलो इसको भी नोट कर लो, बाकी जब हम पीएच पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हो गया। कोई दुख दर्द, कोई परेशानी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं वहां पर और देख लेते हैं कि कौन सी चीजें हैं जिसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि बच्चों ये जो पूरा चैप्टर है ये बहुत बड़ा है, इसको हम कितना भी पढ़ लेंगे कम पड़ेगा, क्योंकि फिर इसमें 11th के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, 12th के भी हैं, तो अभी हम उतना ही करेंगे जितना कक्षा 10वीं में आपका काम चल जाएगा। ठीक, कर लिया नोट? चलो अब यहां चलते हैं, इसको यहां से हटाते हैं और थोड़ा सा जो है आपको दिखाते हैं खेल। ध्यान से देखिएगा,
ठीक है, हम इस चैप्टर में किन अम्लों के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम इस चैप्टर में किन क्षारकों के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो कहानी अलग है। ठीक है, और कौन सी चीजें अम्लीय होती हैं या फिर क्षारीय होती हैं, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ध्यान से देखो, अब देखो जब मैं यहां पर लिख रहा हूं अम्लीय, क्या लिख रहा हूं, अम्लीय, तो ये कैसे हो सकते हैं भाई, ये प्रबल हो सकते हैं। ठीक है, देखिए अम्ल अलग चीज होते हैं और अम्लीय चीजें अलग होती हैं। अम्ल जो है वो अलग होते हैं, अम्लीय वस्तुएं अलग होती हैं। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है भाई क्या, अब लिखा हुआ है दूध, तो आपका जो दूध है वो कैसा है, अम्लीय है, अम्ल नहीं है, इसके अंदर अम्ल पाया जा रहा है, पर जो दूध है आपका वो कैसा है भाई, अम्लीय है। पर यदि मैं यहां पर लिख रहा हूं HCl, तो ये कैसा है, अम्ल है, ये शुद्ध रूप से अम्ल है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से यदि हम बात करें लार की, और लार को यदि हम बोले कि भाई भोजन के बाद यदि हम बात कर रहे हैं, भोजन उपरांत, तो भोजन उपरांत जो लार होगी वो कैसी रहेगी, अम्लीय रहेगी, जैसा कि पहले मैंने बताया। और भोजन के पहले कैसी रहेगी, तो क्षारकीय रहेगी। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हम बात करें CaO की, यानी एक धातु ऑक्साइड की, तो ये कैसा है, तो भाई ये क्षारकीय है। हाँ क्षारकीय है क्योंकि ये क्षार का निर्माण करेगा, ये क्षार नहीं है। और यदि मैं बात करूं NaOH की, तो ये क्या है, आपका क्षार है। बात समझ में आ रही है। तो दुनिया की हर वस्तु जो है वो अम्लीय या फिर क्षारकीय हो सकती है, पर जरूरी नहीं है कि इसका मतलब वो अम्ल है या फिर आपका क्या है, क्षार है। बात समझ में आ रही है, जरूरी नहीं है इसका मतलब कि वो अम्ल है या फिर आपका क्षार है। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है CO2, तो CO2 जो है ये कैसा होता है, ये अम्लीय होता है, ये अम्ल नहीं है। ये अम्लीय होता है, ये अम्ल का निर्माण कर सकता है, पर ये अम्ल नहीं है। बात समझ में आ गई। तो वस्तुएं जो होती हैं वो अम्लीय और क्षारकीय होती हैं। अम्ल और क्षारक अलग चीज होते हैं, अम्लीय और क्षारकीय अलग होता है। बात समझ में आ गई। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले अम्लीय और क्षारकीय वस्तु देख लेते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अम्लीय और क्षारकीय होती हैं, जो हमारे आसपास पाई जाती हैं। पक्का उसके बाद सीधे हम बात करेंगे किसके बारे में, लाल बहुत हो गया है, थोड़ा सा नीला करते हैं। ठीक है, तो हम सीधे बात करेंगे इसके बाद किसकी, अम्ल की बात करेंगे और बात करेंगे आपके क्षार की, और इसमें आएगा भयंकर मजा। ठीक, तो अब ध्यान से देखिएगा, हर चीज या तो अम्लीय होगी, क्षारकीय होगी या फिर उदासीन होगी। अम्ल क्षारक अलग है, अम्लीय क्षारकीय अलग है। क्लियर हो गई कहानी। चलो स्टार्ट करेंगे, इसको नोट कर लो बहुत बढ़िया तरीके से, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। पक्का पक्का, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या बताने जा रहा हूं। ठीक, अब देखो, यदि कहीं पर लिखा हुआ है बच्चों धातु ऑक्साइड, यदि कहीं पर लिखा हुआ है धातु ऑक्साइड, क्लियर, तो ये जो धातु ऑक्साइड है ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके दो तरीके से हो सकते हैं। धातु ऑक्साइड जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं, ये क्षारक हो सकते हैं। ठीक है, ये जो क्षारक होता है इसी को हम बोल सकते हैं क्षारकीय। ये क्षार नहीं है, ये क्या हो सकते हैं, क्षारकीय हो सकते हैं। देखो हमारा जो चैप्टर है ना, हिंदी मीडियम का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, हर चीज के लिए एक सेपरेट शब्द होता है। इंग्लिश में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे, आप याद करो, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में रिएक्शन होती है, ठीक है, पर यदि हम हिंदी की बात करें तो केमिस्ट्री में होती है अभिक्रिया और फिजिक्स में होती है आपकी प्रतिक्रिया। तो यहां पर डिफरेंस है। तो ध्यान से देखिएगा, कोई भी जो धातु ऑक्साइड है वो या तो क्षारक हो सकता है, क्षारकीय हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, उदासीन हो सकता है। कैसा हो सकता है, उदासीन हो सकता है, यानी कि उभयधर्मी हो सकता है। अब आप ऐसे अजीब अजीब वर्ड्स सॉरी, अब आप ऐसे अजीब अजीब से वर्ड्स को सुनकर घबराइए मत। उदासीन या उभयधर्मी का मतलब ये होता है कि जो अम्लीय भी हो सकता है और आपका क्षारकीय भी हो सकता है। पर इसी तरीके से यदि मैं बात करूं अधातु ऑक्साइड की, अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से मैं अब बात करूं अधातु ऑक्साइड की, तो अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल नहीं होते हैं। कैसे होते हैं भाई, वो हमेशा जो है अम्लीय होते हैं। आप यदि अधातु ऑक्साइड की बात करेंगे तो वो हमेशा कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। बट सर उदाहरण दीजिए, बिना उदाहरण के हमारे कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो बिल्कुल उदाहरण देंगे बच्चों। अब देखो ध्यान से, खेल जो है वो शुरू हो चुका है। अब देखो, धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो या तो क्षारक होते हैं, क्षारकीय होते हैं, क्षार नहीं होते हैं।
मतलब अब मैं आपको बताने वाला हूं क्षार और क्षारक के बीच में अंतर। अब ध्यान से यहां पर देखिएगा, अब मैं लिख रहा हूं CaO, मैंने कौन सी चीज लिखी, CaO, और जब इस CaO ने जल के साथ अभिक्रिया की जो कि उदासीन था, तो इसने बनाया CaOH2, ऐसे। इसको हम बोलते हैं बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये क्या है, चूने का पानी है। अब ये जो चीज है, इसका पीएच जो रहेगा वो 7 से ज्यादा रहेगा। CaO का जो पीएच रहेगा वो 7 से ज्यादा रहेगा, मतलब ये हो गया कि आपका CaO जो है वो कैसा है, वो है क्षारकीय। तो क्या है, वो क्षारक है, ये क्षारक है। ध्यान से देखिएगा, क्षार और क्षारकों में डिफरेंस होता है। अब ये कैसा है, क्षारक है। कैसे पता चला, पीएच स्केल से पता चला। क्यों पता चला, क्योंकि जब हमने इसको पीएच स्केल पे डाला तो पीएच स्केल में जो रीडिंग आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 7 से ज्यादा 14 से कम, ठीक है। तो ये क्षारक है। अब ऐसा क्षारक जो जल के साथ मिल जाए तो वो बनाता है क्षार। मतलब ये आपका क्षारकीय था या क्षारक था, जब ये किसके साथ मिला भाई, जल के साथ मिला, तो इसने क्या बनाया, क्षार बनाया। तो बताना, आप मुझे एक ही मानते थे ना आप दोनों को कि क्षारक और क्षार एक होते हैं, ऐसा नहीं होता है बच्चों। ऐसे क्षारक जो जल के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, क्षार का निर्माण करते हैं, या ऐसे क्षारक जो जल से अभिक्रिया कर सकते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। अभिक्रिया ये डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, यहां लिख लेते हैं। जो क्षारक जल के साथ मिलकर, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग सी बात, क्षारक जल के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं बाबूजी, तो निर्माण करते हैं आपके क्षार का। बात समझ में आ गई। तो क्षारक जो होते हैं वो जल के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं भाई, क्षार का। तो ये जो बात थी सॉरी, ये जो बात थी ये था आपका क्षारक, और ये जो बात थी ये था आपका क्षार। इधर वाली बात क्षारक थी, उधर वाली जो बात थी वो आपका क्या था भाई, क्षार था। कहानी समझ में आ गई, सिंपल सी बात है, क्षारक अलग है, क्षारक और क्षार अलग है। तो हम ना जनरली क्षार को ही क्षारक समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो चीज है ये भी क्षारकीय है। तो क्षारक और क्षार के बीच में हम लोगों ने क्या देख लिया है बच्चों, हमने देख लिया इनके बीच में डिफरेंस। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तो क्या लिखा था, धातु ऑक्साइड। देखो ध्यान से, तो धातु ऑक्साइड जो रहेगी वो जल के साथ मिलकर क्षार का निर्माण करेगी। मतलब ये कि जो धातु ऑक्साइड है वो कैसी हो सकती है, आपकी क्षारक हो सकती है। अब कुछ ऐसी धातु ऑक्साइड होती है जो कि उदासीन या उभयधर्मी होती है। उसमें उदाहरण कौन सा होगा, कौन सा, तो आप याद करो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो इसमें उदाहरण किसका होगा, आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। मतलब ये कि आपकी जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो किस प्रकार का धातु ऑक्साइड है भाई, उभयधर्मी है और उदासीन है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम चीज हम पढ़ेंगे धातु और अधातुओं वाले चैप्टर में। जब हम बात करेंगे धातु और अधातुओं के ऑक्साइडों के बारे में, तब हम यही चीज को रिपीट करेंगे। इसीलिए मैं कर रहा हूं एक तीर से कई सारे निशाने, आप याद करो। पहले चैप्टर के यदि संदर्भ में हम पढ़े तो ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहां पर दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो देखो, यदि पहले चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो संयोजन अभिक्रिया है, यदि इस चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो क्षारक की अभिक्रिया है, यदि धातु अधातु के हिसाब से देखा जाए तो भाई धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया है। कहने का मतलब यह है कि ये जो चैप्टर है वो एक चैप्टर नहीं है बच्चों, ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जिसमें छुपी हुई है केमिस्ट्री। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये वाली भाग हो गई पूरी, पक्का बढ़िया तरीके से लिख लिया आप लोगों ने। तो कुछ इसी तरीके से धातु ऑक्साइड्स भी होते हैं। अब जैसे आपने कहा Na2O, या फिर आपने क्या कहा भाई MgO, या फिर आपने क्या कहा Cu2O, या फिर आपने कहा CuO, और भी बहुत सारे। इसमें कौन से होंगे, तो इसमें आपके होंगे कौन से, ZnO, ये ले लो, Al2O ले लो आप। बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सी कहानी है कि ये आपके धातु ऑक्साइड या तो क्षारक होंगे या फिर आपके कैसे होंगे, उभयधर्मी होंगे। ये क्षार का निर्माण करेंगे जल के साथ मिलकर। इतनी सी थी कहानी।
ठीक, तो उधर वाले को हम क्षार बोलते हैं, इधर वाले को हम क्षारक बोलते हैं। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। अब चल रहे हैं अधातु ऑक्साइड की तरफ। क्या कहते हो, नीचे वाला मिटा दूं? ठीक है, तो अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चों? तो ये होते हैं हमारे कैसे, अम्लीय होते हैं। कैसे अम्लीय होते हैं ये भी देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहां पर उदाहरण ले रहा हूं कुछ आपके किसके, तो भाई सीधी सी बात कर लेते हैं कुछ एक अधातु ऑक्साइड के। कौन से ध्यान से देखना, CO2, NO2, ठीक है, SO2, ऐसे हमने जो है 3 उदाहरण ले लिया। अब जल की अभिक्रिया कराते हैं इनके साथ में। देखो अब जो है दिल थाम कर बैठिए, ये अभिक्रिया करने वाले हैं जल के साथ में और हमें मिलेगा CO2 के साथ में जल। तो क्या मिला, अब ध्यान से देखो, हमें मिला H2CO3। अब ये हमारा कार्बोनिक एसिड है ये हमारा क्या है, कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक अम्ल है। कुछ इसी तरीके से यदि मैं किसकी अभिक्रिया करा दूं, NO2 की अभिक्रिया करा दूं, किसके साथ में भाई, H2O के साथ में, या SO2 की अभिक्रिया करवा देते हैं हम लोग, उसके भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, जैसे ही हमने ये अभिक्रिया कराई, हमको कौन सी चीज मिली ध्यान से देखिएगा, तो हमें मिला H2SO3। हमें कौन सी चीज मिली, तो भाई हमें मिला H2SO3। कहानी सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो चीज है ये भी कार्बोनिक अम्ल है, और ये जो चीज है ये क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल है सल्फ्यूरिक नहीं है, सल्फ्यूरिक होता तो H2SO4 होता। ये हमारा कैसा अम्ल है भाई, ये हमारा सल्फ्यूरस अम्ल है। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी बात ये है कि अधातु ऑक्साइड जो होंगे वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, अम्ल नहीं होते हैं। बात समझ में आई? मतलब ये हुआ कि ये जो दो चीजें हैं, इस एरो को यहां से हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, ये जो दो चीजें हैं बच्चों, ये जो दो चीजें हैं ये अम्लीय है, अम्ल नहीं है, ये अम्लीय है। और ये जो दो चीजें आपको मिल रही हैं ये है अम्ल। बात समझ में आई? यदि मैं रजनीकांत होता तो मैं पक्का आपसे बोलता, क्यों हिला डाला ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से देखो, अम्लीय अलग चीज होती है और अम्ल अलग चीज होती है। तो उधर वाली जो चीज है वो अम्लीय है और इधर वाली जो चीज है वो क्या है, आपका अम्ल है। कुछ इसी तरीके से पहले वाली जो चीज है अभिकारक है वो क्षारक है, उत्पाद जो है वो है क्षार। तो क्षारक अलग होता है, क्षारकीय अलग होता है, क्षार अलग होता है। कुछ ऐसे ही अम्लीय वस्तुएं अलग होती हैं और अम्ल अलग होता है। हर अम्लीय वस्तुएं अम्ल नहीं होती हैं, पर हर अम्ल अम्लीय होता है। समझ में आया? बात समझ में आई? दिमाग के अंदर फिट हुई? हर अम्लीय चीज अम्ल नहीं होती है, पर हर अम्ल जो है वो अम्लीय होता है। कुछ इसी तरीके से हर क्षारक जल के साथ नहीं मिल सकता, इसलिए हर क्षारक क्षार नहीं हो सकता, पर हर क्षार क्षारक हो सकता है, क्षारकीय हो सकता है। क्लियर हो गई कहानी? चलो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, पक्का तरीके से आप पूछ लीजिए। पर ट्रस्ट मी बच्चों, ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं ये कई सारे 11th 12th के बच्चों को भी नहीं पता रहता है, वो रटने में बिजी रहते हैं। पर ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमेशा के लिए रसायन विज्ञान में आपका जो कंफ्यूजन है उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, नोट करो। ठीक, अब 2 स्टेटमेंट्स लिखवा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्षार के बारे में और अम्ल के बारे में। ठीक है, चलो लिखते हैं। सबसे पहले ये देख लो कि यहां से हमने क्या सीखा। हर अम्ल अम्लीय होगा, पर हर अम्लीय वस्तु अम्ल नहीं होगी। ठीक है, चलो तो पहली इंफॉर्मेशन ये है, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक अम्ल अम्लीय है जैसे H2SO4, HCl। बात समझ में आ गई? और दूसरे पे क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, तो दूसरे पर होगा आपका प्रत्येक अम्लीय चीज, अम्लीय वस्तु अम्ल नहीं है, जैसे कि आपका CO2 हो गया या फिर आपका NO2 हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये जो है वो अम्लीय नहीं है। उदाहरण दे दिया है मैंने, अब आप लोग जल्दी से क्षारकीय के लिए लिखो, मैं फिर मैच करते हैं। ठीक है ना? चलिए भाई, तो अब जैसे मैंने अम्लीय के लिए बताया, अम्ल के लिए बताया, अब देख लेते हैं क्षारकीय के बारे में। अच्छा, इसके 1-2 उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे आप ये यहां पर दूध ले लो, चलो
अब जो दूध है बच्चों वो कैसा है, वो अम्लीय है, अम्ल नहीं है। पर जो चीज अम्ल है वो अम्लीय है, जो चीज अम्लीय है वो अम्ल है, ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई। बात करेंगे इसी तरीके से हम लोग किसके बारे में, जल्दी बताओ। हम बात करेंगे आपके क्षारक और क्षारकीय के बारे में। अब एक बात बताइए, आपका जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आपका क्षारकीय है। ये क्या है आपका, क्षारकीय। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि प्रत्येक क्षार क्षारकीय, और ये जो क्षारकीय लिखा है इसको हम लोग क्षारीय भी बोलते हैं या क्षारक भी बोलते हैं। पर यहां पर हम लिखेंगे कि प्रत्येक पर हर क्षारक क्षार नहीं है। बात समझ में आ गई। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं, क्या कहते हो। तो कुछ एक क्षारों के उदाहरण ले लेते हैं। अब जैसे लिखा आपने CaOH2, या फिर आपने क्या लिखा भाई, KOH लिखा, या फिर आपने NaOH लिखा, या फिर आपने क्या लिखा, चलो एक दुर्बल वाला भी ले लेते हैं, NH4OH ले लेते हैं, यहां लिख देते हैं इसको भी, NH4OH ले लेते हैं, दुर्बल वाला भी हो गया। अब बात कर रहे हैं हर क्षारक क्षार नहीं है, बिल्कुल सही बात, हर क्षारक जो है वो क्षार नहीं है। अब एक बात बताओ, यदि मैं लिख रहा हूं CaO क्षारक है, क्षार नहीं है, बात समझ में आई, तो इसका जो pH होगा वो 14 नहीं होगा, 13-14 नहीं होगा, उससे कम होगा, ये दुर्बल होगा। ऊपर वाले कैसे होंगे, ये तीनों प्रबल होंगे, ये भी दुर्बल होगा आपका, ठीक है। कुछ इसी तरीके से हम यहां पर ले लेते हैं क्या, Na2O, CuO, Cu2O, बात समझ में आ गई। तो प्रत्येक हर क्षारक, ये क्षारक हैं, क्षार नहीं है, ये जल के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं भाई, क्षार का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो वो जो उदाहरण है वो क्षार के हैं, नीचे वाले उदाहरण क्षारक के हैं। इसी तरीके से वो जो उदाहरण वहां दिए हुए हैं बच्चों वो अम्ल के हैं। एक दो और उसमें यदि जोड़ना चाहते हो जोड़ दो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे कि HNO3, जैसे कि CH3COOH, आपका एक दुर्बल अम्ल हो गया। तो इस तरीके से इस वाले जो उदाहरण हम यहां पर देख रहे हैं, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो प्रत्येक अम्ल जो है वो वहां पर है, अम्लीय वस्तुएं यहां पर हैं। अच्छा, इसमें एक और लिख दीजिए आप, आपको यदि लिखना है इसमें ऐड करना है तो आप क्या कर दो, एक और क्षारक लिख दो। तो ये हो गया हमारा भाई खून, बात समझ में आ रही है। या खाना खाने के पहले जो लार होता है वो भी कैसा होता है आपका, या साबुन लिख दो, चलो चलो साबुन लिख दो, अपमार्जक लिख दो। तो कहने का मतलब यह है कि साबुन अपमार्जक भी हम पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस में, खून भी हम पढ़ने वाले हैं किसमें, बायोलॉजी में। क्लियर हो गई कहानी। तो ये जो चीज है बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बड़े भैया दीदी लोगों के साथ में भी इसको आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबको ये लगता है कि क्षार क्षारक एक ही होता है, अम्लीय और अम्ल एक ही होता है। अब ये जो क्षार होता है आपका, ठीक है, ये क्षार को हम क्या बोलते हैं, एल्कैली बोलते हैं, इसको हम एल्कैली बोलते हैं। और जो आपके क्षारक होते हैं इनको हम बेस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। कुछ इसी तरीके से अम्ल को हम एसिड बोलते हैं और अम्लीय को हम एसिडिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है ना। चलो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा निचोड़ है, इसके बाद आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बात समझ में आ गई। चलो बढ़िया तरीके से आपने नोट कर लिया, यहां पर कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, सवाल ही नहीं पैदा होता, यहां पर कोई परेशानी। अब आज के बाद मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी परेशानी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। चलो यहां पर अब आप लोग आ गए होंगे, तो दुनिया की हर वो चीज है, वन बाय वन सारी चीजों को देख रहे हो ना, बढ़िया से देखो, अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो दुनिया की कोई भी चीज आपकी अम्लीय हो सकती है, क्षारकीय हो सकती है या उदासीन हो सकती है। अम्ल यदि है तो अम्लीय होगा, क्षार यदि है तो क्षारकीय होगा, क्षारीय होगा, और उदासीन आपका जो है वो क्या होगा, जिसका pH 7 होगा। तो कुछ उदासीन चीजों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारा जल हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया भाई, NaCl हो गया। तो उदासीन लवण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें जो हैं हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। चलो हो गया, इसको मैं यहां से मिटा दूं, पक्का पक्का। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं प्रयोगशाला में हम कौन से अम्ल और क्षारक उपयोग करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं भाई, 50-60 लाख के आसपास यौगिक हमारे आसपास हैं, सारे की स्टडी हम कक्षा 10वीं में या नहीं करने वाले, कक्षा 11वीं 12वीं में भी। पर हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास प्रयोगशाला में ऐसे कितने अम्ल होते हैं और क्षारक पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जिससे आप सूत्र देखकर बता देंगे कि आपका जो रसायन आपके सामने है वो अम्ल है, क्षारक है या फिर लवण है। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सी कहानी है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार की पहचान। ध्यान से देखिएगा, अब पूरा तो नहीं पढ़ेंगे पर हम सिर्फ पढ़ेंगे प्रयोगशाला में पाए जाने वाले अम्ल एवं क्षारक की पहचान कैसे होगी, बस ध्यान से देखना, ठीक है। अब एक फॉर्मूला यहां पर लिखवा रहा हूं, उस पर गौर करना, ठीक। चलो देखो, यदि कहीं पर हाइड्रोजन है, देखो अम्ल क्या होता है बताते हैं, प्रयोगशाला वाला, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं व्हाइट बोर्ड पर। प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारक की पहचान, ये हम हेडिंग डालते हैं। ये आप देख चुके हो, ये भी आप देख चुके हो, और मैं यहां पर लिखता हूं एक बढ़िया सी चीज, ध्यान से देखना। तो हम यहां पर करते हैं प्रयोगशाला में ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे। प्रयोगशाला में ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखना बस। अम्ल पढ़ेंगे बच्चों, कौन से अम्ल उपयोग होते हैं, कौन से क्षार उपयोग होते हैं, मैं क्षारक उपयोग नहीं कर रहा हूं, और कौन से लवण उपयोग होते हैं। और इतने में आपका कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं नीट और जेडब्ल्यू तक का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। और ये बड़ा ही आसान है, आप किसी भी बड़े भैया दीदी से पूछिएगा, आपको बड़े मजेदार जवाब मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हिले हुए होंगे, पर हमारे कॉन्सेप्ट्स अपने को बड़े स्ट्रांग रखते हैं। बात समझ में आ रही है? थोड़ा मजा तो आते रहना चाहिए पढ़ाई लिखाई में। चलो हम बात कर रहे हैं प्रयोगशाला में किसकी, तो भाई अम्ल की, क्षारक की और लवण की, ठीक है। अब फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या होता है। तो एक काम करते हैं, अम्ल होता है आपका 2 तरीके से। पहला जो तरीका है इसमें आपका होगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में होगा कोई भी एक हेलोजन। तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को हम सीधे दर्शाते हैं H2, रुको लिख ही देते हैं पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन के साथ में यदि जुड़ा हुआ है कोई भी हेलोजन, हाइड्रोजन के साथ में कोई भी हेलोजन जुड़ा है या फिर कोई अधातु यदि है, तो अधातु वाला काम नहीं चलेगा क्योंकि हमको चाहिए प्रयोगशाला में, तो ये अधातु वाले भाग को हम हटा देते हैं। हाइड्रोजन के साथ यदि कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, वो होगा आपका अम्ल। अब आते हैं किस पर, क्षार पर। तो भाई क्षार के लिए क्या करेंगे, बन जा लाइन बन जा, ठीक है। एक प्रकार का अम्ल हो गया, क्षार भी करेंगे, पर पहले जो है दूसरे प्रकार का हम अम्ल देख लेते हैं। यदि हाइड्रोजन है आपके पास में और हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा है क्या क्या क्या, एक अधातु ऑक्साइड। तो मैंने कहा था आपसे कि जो अधातु ऑक्साइड होता है वो निर्माण किसका करता है भाई, वो निर्माण करता है, ध्यान से देखो, अधातु ऑक्साइड जो होता है वो निर्माण किसका करता है, तो कहीं लिखा हुआ है क्या, हाँ, अधातु ऑक्साइड जो है वो अम्लीय होता है और निर्माण किसका करता है, तो ध्यान से देखो, अम्ल का निर्माण करता है। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात थी। चलो आगे बढ़ेंगे, यहां पर आते हैं। तो धातु के साथ, सॉरी, हाइड्रोजन के साथ अधातु ऑक्साइड यदि कहीं पर लगा हुआ है, बात समझ में आ रही है, तो वो हमेशा जो है क्या होगा, अम्ल होगा। उदाहरण के साथ करेंगे, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, हेलोजन क्या होते हैं आपके, तो भाई क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आपका फ्लोरीन होता है और आयोडीन होता है। अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, तो इसको आप पहले से जानते हो। कैसे जानते हो, मैं बताता हूं। देखो, क्या आपने नाइट्रेट वर्ड सुना है, क्या आपने सल्फेट सुना है, क्या आपने फॉस्फेट सुना है, क्या आपने कार्बोनेट सुना है, क्या आपने सिलिकेट सुना है, बिल्कुल सुना है आपने ये सारी चीजें। तो ये सब क्या होते हैं, ये आपके होते हैं अधातु ऑक्साइड। क्लियर है कहानी,
पक्का पक्का। चलिए 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 क्षार की तरफ चलते हैं। क्षार क्या होगा? जब कहीं पर धातु के साथ में, जब कहीं पर धातु के साथ में क्या होगा बच्चों? धातु के साथ में यदि कहीं पर हाइड्रो ऑक्साइड लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है? धातु के साथ में क्या होगा? हाइड्रो ऑक्साइड यदि लिखा हुआ है तो वो आपका क्या होगा? वो आपका क्षारक होगा। ठीक है, किसकी बात हो रही है? प्रयोगशाला वाले की बात हो रही है ना? चलो, और यदि हम बात करें लवण की, लवण को यहीं बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो लवण होते हैं, देखो लवण या फिर आपके नमक या फिर इन्हीं को हम कहते हैं सोडा। तो पूरा नॉलेज जो है इसका एक एक चीज पढ़ाई जा रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट को आप मिस मत करना। लवण, नमक या सोडा जो है वो एक ही चीज होती है, और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, इसका पहला सूत्र जो होता है बच्चों वो होता है धातु। कहां लिखेंगे? यहां पर लिखते हैं, उधर जगह चाहिए ना अपने को, तो वो हम लिखेंगे धातु के साथ में, धातु के साथ में कोई भी अधातु डाल दीजिए। अब कोई भी अधातु यहां पर नहीं चलेगी, क्योंकि हम बात करेंगे सिर्फ हैलोजन की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रयोगशाला वाले। ऐसे तो कोई भी अधातु चलेगी, पर आप धातु के साथ जो है वो डाल दीजिए हैलोजन। बात समझ में आ गई? और आपके पास जो हैलोजन है वो कौन से हैं? तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इतनी सी बात। ठीक है, दूसरी बात, आप एक बार फॉर्मूला तो नोट करो, फिर मैं आपको दिखाता हूं जादू। अधातु ऑक्साइड, बात समझ में आ रही है? तो इसके साथ क्या होगा? धातु के साथ अधातु ऑक्साइड यदि है तो वो होगा आपका लवण, नमक या सोडा। अब एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी जो है सबके उदाहरण देख लेते हैं, उससे आपको जल्दी कनेक्ट होगा। अब धातु हाइड्रो ऑक्साइड जो है उसमें एक ले लो आप, क्या? NaOH, ये लो। हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है बच्चों? तो हाइड्रो ऑक्साइड होता है आपका OH। क्या होता है आपका? OH होता है। तो धातु के साथ यदि हाइड्रो ऑक्साइड है तो वो आपका क्या होगा? वो होगा आपका क्षार। इतनी सी कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है, पक्का पक्का। तो क्षार क्या होगा? धातु के साथ हाइड्रो ऑक्साइड होगी, ये बन जाएगा आपका क्षार। कुछ इसी तरीके से हम बात करेंगे चूने के पानी की, जो कि एक प्रकार का क्षार है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर कहते हैं, CaOH2 कहते हैं। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड था। उधर वाला जो है वो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कुछ इसी तरीके से हम बात करेंगे एक और की, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। कुछ इसी तरीके से हम बात करेंगे किसकी? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से हम बात करेंगे किसकी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। बात समझ में आ गई? अब ये मत बोलना कि सर आप यहां पर एक OH ले रहे हो, यहां 2 ले रहे हो, यहां पर 3 ले रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी मैं आपको इस चैप्टर में सिखाने वाला हूं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो धातु के साथ यदि हाइड्रो ऑक्साइड है तो वो सब बनेगा, है ना? इतना नोट कर लो पहले। भैया परेशान होने वाली बात नहीं है, वीडियो को रोकते जाओ, नोट करते जाओ, कॉपी में एक बार सारी चीजों को नोट कर लो, उसके बाद जब सवाल लगाएंगे, डिस्कस करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। चलो, तो धातु के साथ हाइड्रोक्साइड यदि है तो वो होगा आपका क्षार। ठीक है, अब आ जाते हैं अम्ल पे। हाइड्रोजन के साथ हेलोजन, जन 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 जन, कहानी जन जन की। ठीक है, अब देखो, तो ये हो जाएगा आपका HCl। क्या बोलते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या कहते हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन बेसिकली क्या है बाबूजी? तो बच्चों यही है हमारा हैलोजन। यही क्या है? हमारा हैलोजन। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी। अब देखो, हम कह रहे हैं हाइड्रोजन के साथ अधातु ऑक्साइड, हम कह रहे हैं हाइड्रोजन के साथ अधातु ऑक्साइड। अब अधातु ऑक्साइड क्या है? तो देखो ये रहा हाइड्रोजन। रुको 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 रुको, यहां करते हैं। अब मेरे पास एक हाइड्रोजन था, मैंने लगाया सल्फेट। तो सल्फेट क्या है? अधातु का ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होते हैं? तो जो ऑक्सीजन के आपके क्या होते हैं? यौगिक होते हैं, उनको हम ऑक्साइड कहते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फेट, या इसको आप कहते हो सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ इसी तरीके से होगा नाइट्रिक एसिड, कुछ इसी तरीके से होगा कार्बोनिक एसिड, कुछ इसी तरीके से होगा H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड। बात समझ में आ गई? तो ये तो इतना है कि 11th-12th का भी काम चल जाएगा। कक्षा 10वीं में इसके बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है। सारे क्वेश्चंस में इनसे अलावा कुछ उपयोग ही नहीं होता है बच्चों। बात समझ में आ गई? तो मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा,
हाइड्रोजन के साथ कोई भी अधातु ऑक्साइड होगा, अधातु ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, यदि ऐसा लगा होगा किसी भी हाइड्रोजन के साथ में तो वो आपका क्या होगा भाई, वो आपका होगा अम्ल। सिंपल सी कहानी थी, पक्का पक्का। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, लवण यानी कि नमक और सोडा की तरफ। अब आप ध्यान से देखिएगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में हो जाएगा फिट। ऊपर बना रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलो, तो मैंने यहां पर लिखा पहला ये ऊपर वाला, ये वाले लिख रहा हूं। अब याद करो NaCl, हमारा फेवरेट, जिसको हम टेबल सॉल्ट यानी कि सामान्य लवण कहते हैं, ठीक है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसी के साथ पोटेशियम आयोडाइड, मैं कह रहा हूं धातु के साथ हेलोजन। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्या है, धातु है। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन क्या है, तो भाई हेलोजन है। कुछ इसी तरीके से CaCl2, ये लो भैया कैल्शियम क्लोराइड। बात समझ में आ गई। अभी तो मैं ये भी सिखाऊंगा कि मैंने यहां पर एक क्लोरीन क्यों लिया और वहां पर मैंने 2 क्लोरीन क्यों लिए। बात समझ में आ गई, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो 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 देखो, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, एक और लेते हैं, ये लो, इसका नाम बताओ, पोटेशियम ब्रोमाइड। मतलब आपका जो मन होगा आप वो बना सकते हैं। एक और लेते हैं, चलो, सोडियम आयोडाइड, क्या कहते हो, सोडियम आयोडाइड। एक और लेते हैं, हमारे घर की बात है, MgI2 यानी मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड। तो इस तरीके से क्या होगा, ये धातु हेलोजन के साथ मिलकर बनाएगा किस चीज का निर्माण, नमक का। बात समझ में आ रही है, धातु हेलोजन के साथ किसका निर्माण करेगा भाई, तो नमक का करेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ और खेल की। पहले एक बार पूरा देख लो, कहीं पर कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत यदि है तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बच्चों एक और बात है, थोड़ा सा डीप में मतलब कि इस चैप्टर के डीप में 11th-12th लेवल का तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं, पर थोड़ी सी आप लोगों के लिए नई और एक्स्ट्रा जानकारी है, तो हो सकता है कि आपको उसको होल्ड करने में थोड़ी दिक्कत जा सकती है। वैसे तो नहीं जाएगी, हम बड़ा कैजुअली पढ़ रहे हैं, फिर भी यदि जा रही है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि हम आपको ऐसा पढ़ाएं और आप हमारे साथ ऐसी तैयारी करें कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है और आप टॉप करें। ये नहीं है कि हमने एक वीडियो बना दिया, हमने डाल दिया, फिर हम आगे चले गए। बात समझ में आ रही है, हमारे पास कोई और माध्यम नहीं है, इसीलिए हम वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। क्लियर हो गई कहानी, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो अब क्या कर रहा हूं, धातु को अधातु ऑक्साइड के साथ जोड़ रहा हूं, धातु को अधातु ऑक्साइड के साथ जोड़ रहा हूं। यहां पर यही होता है अधातु ऑक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट धातु के साथ जुड़ेगा। Na2CO3 क्या कहते हो, सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। कुछ इसी तरीके से यदि हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ ऐसी हम बात करें तो जिंक सल्फेट, कुछ ऐसी हम यदि बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान से देखो, अब सबको आप ऑब्जर्व करो सबको आप बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व करो। मैं आपको एक जादू दिखाता हूं मस्त वाला, है ना, ऑब्जर्व तो करो आप पहले, ठीक है। कर लिया, सारी चीजें कॉपी में नोट कर ली। अब बस यहां पर देखना, अगले 5 मिनट में अपन धज्जियां उड़ाने वाले हैं पूरे के पूरे अम्ल, क्षार और लवण वाला जो टॉपिक है इसकी। कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखो भाई। सिंपल सी कहानी है कि हेलोजन के साथ हाइड्रोजन लगाया तो अम्ल मिला, हेलोजन के साथ हाइड्रोजन लगाया तो कौन सी चीज मिली, अम्ल मिला। पर यदि हेलोजन के साथ धातु लगा दिया तो नमक मिल गया। इतनी सी बात थी, यही मुझे आपको सिखानी थी कि हेलोजन के साथ धातु लगा दिया तो हमें कौन सी चीज मिल गई, नमक मिल गया। मतलब कि आपको सिर्फ सूत्र पता होना चाहिए, वहां से जो खेल है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखो, हेलोजन यहां पर भी है, हेलोजन यहां पर भी है, पर यदि आप हेलोजन के साथ में धातु लगा रहे हो तो नमक मिल रहा है, पर यदि उसी हेलोजन के साथ आप हाइड्रोजन लगा रहे हो तो अम्ल मिल रहा है। कुछ इसी तरीके से अधातु ऑक्साइड के साथ धातु लगा रहे हो, अधातु ऑक्साइड के साथ अधातु कहां गया, अधातु ऑक्साइड के साथ क्या लगा रहे हो भाई, धातु लगा रहे हो। ध्यान से देखो, एक धातु लिया, सोडियम, कॉपर, जिंक, आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम धातु है। अधातु के साथ यदि आपने क्या लगाया,
अधातु के साथ यदि आपने अधातु ऑक्साइड के साथ धातु लगाया, क्या मिला? तो आपको मिला सोडा या नमक। पर उसी अधातु ऑक्साइड के साथ यदि आपने हाइड्रोजन लगा दिया बच्चों, तो वो मिल गया आपको अम्ल। बात समझ में आ गई? बस इतनी सी कहानी थी। एक बार ऑब्जर्व करो, थोड़ा और डिस्कस करेंगे और हमेशा के लिए पहचान जो है हम बना लेंगे अम्ल की, क्षार की और लवण की। जल्दी से डिस्कस करो। तो बच्चों क्या कहते हो? सारे कॉन्सेप्ट्स आपने देख लिए होंगे। अब आपका जो मन करेगा, जैसा मन करेगा हमारा, हम उस तरीके से अम्ल, क्षार और लवण जो है इसको बना सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन के साथ में यदि हाइड्रोजन के साथ में हेलोजन लगा है तो अम्ल होगा। हेलोजन को वहीं रहने दीजिए, हाइड्रोजन को ठिकाने लगाइए और उसकी जगह जो है एक धातु लगा दीजिए, वो बन जाएगा आपका नमक। बात समझ में आ गई? और यहां पर मैंने इतने उदाहरण दे दिए हैं कि इनके अलावा, बात समझ में आ रही है, इनके अलावा जो है और कोई उदाहरण अधिकतम सवालों में उपयोग होने वाला नहीं है। क्लियर हो गई कहानी? तो बस इतनी सी बात थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक अधातु ऑक्साइड है। अधातु ऑक्साइड यदि रहेगी, अधातु ऑक्साइड के साथ धातु लगी है, तो आपका नमक या सोडा हो गया, लवण हो गया। पर यदि अधातु ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन है तो वो हो गया आपका अम्ल। तो आज के बाद मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को यह दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आप यदि किसी चीज के सूत्र को देखते हैं तो सूत्र देखकर आप सभी ये बता सकते हैं कि वो जो रसायन है वो अम्ल है, क्षारक है या फिर लवण है। ठीक है, ये इसका पहला वाला पार्ट था। ठीक, अब इसके दूसरे वाले पार्ट में मैं आप लोगों को यह सिखाने वाला हूं कि जब मैंने कार्बोनेट के साथ सोडियम लिया तो मैंने 2 सोडियम लिए, पर उसी कार्बोनेट के साथ जब मैंने कैल्शियम लिया तो मैंने 1 कैल्शियम क्यों लिया। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसे ही मैं आपको यह बताने वाला हूं कि सोडियम के साथ हमने 1 OH लिया, यहां पर 2 H लिए और यहां पर 3 OH लिए, तो ये ऐसा क्यों होता है? तो इसकी जो कहानी है, इसकी जो पटकथा है, वो लिखी गई थी कक्षा 9वीं में, जहां पर हमने संयोजक इलेक्ट्रॉनों के बारे में देखा था, संयोजकता के बारे में देखा था, आबंधों की संख्या के बारे में देखा था। ठीक है, ये सारी चीजें देखी थी। तो इसके बाद हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। अभी तो आप बता सकते हो मेरे साथ कि भाई ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, हाइड्रो आयोडिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है। कुछ इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, सोडियम आयोडाइड है, मैग्नीशियम आयोडाइड है। कुछ ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट और है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। बात समझ में आ गई? ऐसे ही नाम लेंगे ऊपर वालों के जिनको हम कह रहे हैं क्षार। अब कौन से क्षार हैं भाई? तो धातु के साथ हाइड्रोक्साइड आयन यदि लगा रहेगा तो वो होगा आपका क्षार, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, या फिर बात करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, चूने का पानी, क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम, नॉट क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम। कुछ बात करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की और बात करेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर इतनी केमिस्ट्री छुपी हुई है जितनी अभी तक आपने नहीं देखी थी। क्लियर हो गई कहानी? चलिए इसको एक बार और अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब हमारे लेबोरेटरी में जो भी अम्ल उपयोग होते हैं, क्षार उपयोग होते हैं और लवण उपयोग होते हैं, बात समझ में आ गई? उसको हमने देख लिया है, उनके सूत्र हमने अपनी कॉपी में लिख लिए हैं। अब सूत्र बनाना सीखेंगे। सूत्र बनाना सीखेंगे मतलब ये कि यहां पर 2 सोडियम है और यहां पर 1 कैल्शियम क्यों है। बात समझ में? सूत्र बनाना सीखेंगे, बड़ा ही आसान है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर आते हैं और देखते हैं प्रयोगशाला, देख लिया इनफैक्ट हमने प्रयोगशाला में कौन से अम्ल और क्षारक होते हैं और उनकी जो पहचान है उसकी तो हमने धज्जियां उड़ाकर रख दी है। बात समझ में आ रही है? उसकी जो पहचान है उसकी हमने धज्जियां उड़ाकर रख दी है। मतलब अब हम सूत्र देखकर, बात समझ में आ रही है? अब हम सूत्र देखकर कौन सी चीजें, क्या कहते हो, अम्ल या फिर क्षार या फिर लवण, जिसको हम और क्या कहते हैं, सोडा कहते हैं। बात समझ में आई? और क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। क्लियर? तो अब हम सूत्र देखकर अम्ल, क्षार और लवण, सोडा, नमक जो है उसको कहीं किसी को भी बता सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है।
बात समझ में आ गई? चलो इसको यहां से हटाते हैं और अब जो है मैं आपको यह सिखाता हूं कि सूत्र, अब आपने सूत्र देखकर नाम तो बता दिया। अब यदि आपसे कोई बोले कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाइए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाइए, कैल्शियम कार्बोनेट बनाइए, तो कैसे बनाओगे? मतलब ये कि अब हम नाम देखकर जो सूत्र है वो बनाने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो इसी चीज को हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाली जो स्लाइड है उसमें। गॉट इट? तो स्टूडेंट्स, यदि आपको किसी भी अम्ल का, क्षार का, लवण का या सोडा का सूत्र दिया हुआ है या उसका नाम दिया हुआ है और उससे आप यदि सूत्र बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको दो टीम बनानी पड़ेगी और एक तरफ आपको लेने पड़ेंगे सारे के सारे धनायन और एक तरफ लेने पड़ेंगे आपको ऋणायन। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिएगा, एक तरफ मैं बना रहा हूं धन आयन और एक तरफ मैं बनाने वाला हूं आपका ऋण आयन। तो भाई इस तरफ तो बन जाएगा हमारा धन आयन और यहां कहीं पर हम बनाते हैं ऋण आयन। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का। चलिए, तो अब एक तरफ हो गया आपका धन आयन और एक तरफ हो गया आपका ऋण आयन। चलिए अब देखते हैं, एक लाइन भी बना देते हैं। चलो ये लो एक लाइन भी बन गई है यहां पर हमारे पास में, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, जो सभी धातुएं होती हैं, धातु एक ऐसी होती है भाई, ये इलेक्ट्रॉन का दान करती है इसलिए धनायन बनाती है। हाइड्रोजन इकलौती ऐसी धातु है जो इलेक्ट्रॉन का दान करती है और वो भी धनायन बनाती है। साथ में आपके जो अधातुएं होती हैं जैसे कि हेलोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सभी कैसे करती हैं? ये जो है ये ऋण आयन बनाती है। बात समझ में आ रही है? तो एक तरफ हम एक टीम में हम सारे धनायन वाले ले लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर ले लिया भाई H+। उसके बाद हम बहुत सारी धातुओं को ले लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी हम धातुओं को ले लेते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, तो Ca2+ हो गया। अच्छा, कैल्शियम के समूह में जितने आएंगे उन सबके ऊपर धन 2 आवेश रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो समूह 2 रहता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया था, समूह 2 रहता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के, समूह 2 के जितने भी तत्व रहते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स का दान करते हैं। बात समझ में आ रही है? समूह 1 वाले जो हैं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, वो 1 इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। इसलिए कैल्शियम के जैसा क्या हो गया, तो भाई मैग्नीशियम हो गया। वहीं के वही यदि हम बात करेंगे तो पोटेशियम K+ होगा, सोडियम आपका K+ होगा, पर एल्यूमिनियम जो है वो कैसा होगा, 3+ होगा। ये सारी चीजें मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आवर्त सारणी वाला अध्याय है उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस और 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो जो है वो आपको देखने पड़ेंगे। वहां से जो है जो कॉन्सेप्ट है आपका वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। साथ में ही क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, और 2-3 होंगे, जैसे कि Cu2+ हो गया या फिर आपका Zn2+ हो गया, क्योंकि इतने में हमारा जो काम है वो चल जाएगा। और आप एक और बना दीजिए, एंड दैट इज व्हाट, NH4+। तो यदि आपको इन सभी आयनों के ऊपर कितना आवेश है यदि ये पता है, तो इसके बाद का जो खेल है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अब चलते हैं ऋणायन की तरफ। तो ऋणायन जो होते हैं उसमें हेलोजन सबके फेवरेट होते हैं, क्योंकि उनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम बात कर लेते हैं ऋणायन की, ठीक है। तो ऋणायन कौन सा हो सकता है भाई, तो क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो आपका ऑक्साइड हो सकता है -2। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कौन सा तत्व किस प्रकार का आयन बनाता है, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए, और क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे सल्फेट होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, नाइट्रेट होते हैं, एल्यूमिनेट होते हैं, ये सब कैसे बनाते हैं। तो ध्यान से देखो, सल्फेट जो है वो आपका क्या होगा, ऐसा 2- होगा। कुछ इसी तरीके से कार्बोनेट जो है वो क्या होगा, और कुछ इसी तरीके से नाइट्रेट जो है वो क्या होगा, कुछ इसी तरीके से सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, इतने में काम चल जाएगा। फॉस्फेट भी बना देते हैं। चलो, फॉस्फेट बना दिया गया और एक हमने बना दिया हाइड्रोक्साइड आयन। अब इतने में हमारा बढ़िया तरीके से काम चल जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब देखो, अब दोनों टीम से हम क्या करेंगे, कुछ चीजें उठाएंगे और उसके बाद जो है हम क्या बनाएंगे भाई, हम बनाएंगे कुछ ऐसे यौगिकों के बारे में जिसको हम दैनिक जीवन में पढ़ते हैं, सुनते हैं अपने सिलेबस में। कैसे, मान लेते हैं अब आपसे कोई पूछे, मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि अब आपसे कोई पूछे कि भैया एक काम करिए, दिस इज अमोनियम, एक मिनट स्टार्ट करने से पहले, दिस इज अमोनियम, दिस इज हाइड्रोक्साइड, बाकी सबको आप जानते हो। एक बार मैं फिर से नाम बता देता हूं, हाइड्रोजन आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, आपका कॉपर आयन, जिंक आयन और अमोनियम आयन। ऑन द सेम वे उस तरफ यदि हम जाएंगे,
क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन आयन, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट और हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ गई। अब यदि आपसे कोई बोल रहा है, आप क्या बनाकर दिखाइए, ध्यान से देखिएगा। अब यदि आपसे कोई बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट बनाओ, है ना, अब जो है आपसे यदि कोई बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट बनाइए, कोई और आपसे बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट बनाइए, सोडियम कार्बोनेट बनाइए, बात समझ में आ गई, ठीक है। और यदि आपसे पूछा गया कि आप एक काम कीजिए, आप जो है मैग्नीशियम क्लोराइड बनाइए, तो आपसे पूछा गया मैग्नीशियम, ठीक है, क्या बनाइए, क्लोराइड बनाइए। कुछ इसी तरीके से आपसे और कोई बोला गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाइए। चलिए तो कुछ और लिखते हैं, जैसे आपसे बोला गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाइए, तो ये सारे जो है मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगा। बात समझ में आ गई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान से देखिएगा। मजेदार बात क्या है कि ये जो है कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में यदि आपके सीनियर्स हैं, बड़े भैया दीदी हैं, तो आप उनसे शेयर करिए, बिल्कुल शेयर करिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आज के बाद आपको कभी ये दिक्कत नहीं जाएगी कि कहीं पर यदि किसी भी प्रकार के आपके यौगिक का नाम दिया हुआ है तो आप उसका सूत्र बड़े आसानी से बना सकते हो। चलो कुछ और नाम लेते हैं हम लोग। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब एक काम करते हैं, हम बनाते हैं आपका पोटेशियम कार्बोनेट, है ना। चलो ये सारे जो हैं हम बनाने वाले हैं पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, बात समझ में आ गई, ये नहीं आएगा कार्बोनेट, ठीक। और साथ में हम क्या बनाएंगे, तो भाई कुछ और नए बना लेते हैं, जैसे कि मैं बात करूं हाइड्रोक्साइड वाली, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया। अब एक काम करते हैं, एल्यूमिनियम बनाते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है, और इसके साथ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है हम जितने चाहें उतने बना सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, घर की खेती आराम से निपटा देंगे, ठीक। चलिए और क्या बना सकते हैं भाई, तो हम बना सकते हैं सोडियम क्लोराइड, आपको रटा हुआ है वो बनाऊंगा नहीं मैं, कैल्शियम ब्रोमाइड बनाते हैं। चलो कैल्शियम ब्रोमाइड बनाएंगे, ठीक है, कैल्शियम ब्रोमाइड, तो ये हो गया कैल्शियम ब्रोमाइड। अब सवाल पैदा होता है सर कैसे बनाएंगे, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि आपके धनायन हो या फिर आपके ऋणायन हो, आपको क्या करना है, उनके ऊपर जो लिखा हुआ आवेश है बस उसको ध्यान में रखना है, दैट्स ऑल। अब याद कैसे रखना है वो भी बताता हूं। देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है समूह 2 में आते हैं। समूह 2 का कोई भी धातु यदि आपके सामने है तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर धन 2 आवेश रख देंगे, दैट्स ऑल। एल्यूमिनियम के लिए +3 है, बाकी सोडियम, हाइड्रोजन, ये देखो सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, ये जो है ये समूह 1 में आते हैं, इसलिए इनके ऊपर आवेश जो रहेगा वो धन 1 रहेगा। आपका कॉपर और जिंक के ऊपर +2 रहेगा। अमोनियम जो है वो कोई तत्व नहीं है, वो एक आयन है, एक यौगिक का, इसलिए उसके ऊपर +1 रहेगा। कुछ इसी तरीके से सभी हेलोजन के ऊपर -1 रहेगा। ऑक्सीजन या सल्फर के ऊपर इंडिविजुअली जो है वो -2 रहेगा। सल्फेट -2, नाइट्रेट -1, कार्बोनेट -2, फॉस्फेट -3 और हाइड्रोक्साइड जो है वो होगा आपका -1। दैट्स ऑल। हो गया, क्या कहते हो गया। अब लिखेंगे इनके सबके नाम। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, और ये जो मैं जादू दिखाने वाला हूं, यहां से जो है हम हमेशा के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कर देंगे क्लियर। बात समझ में आ गई। चलो तो इस तरीके से यहां पर एक लाइन बनाते हैं और यहां करेंगे हम एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हो, सबसे पहले जो है हम बात करेंगे पोटेशियम कार्बोनेट की। अब पोटेशियम कार्बोनेट की यदि बात हो रही है तो आप एक काम कीजिए, आप यहां पर K+ लिख दीजिए और यहां से आप कार्बोनेट ला लीजिए, और कार्बोनेट क्या होगा तो -2 होगा। अब पोटेशियम के ऊपर कितना लिखा है भाई, 1+ लगा हुआ है, इसका मतलब 1 1 1 1 1, इसका मतलब ये हो गया 1। कार्बोनेट के ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2, इसका यहां पर, इसका यहां पर, और कक्षा 9वीं में जो हमने पढ़ा था उसका जो खेल है वो शुरू हो चुका है। बात समझ में आई। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब आपको लिखना है पोटेशियम के आगे 2 और कार्बोनेट जो रहेगा उसके आगे 1। तो 1 को हम नहीं दर्शाते, 1 को हम जैसा का वैसा ही लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है। सो दिस इज योर पोटेशियम कार्बोनेट, दिस इज योर पोटेशियम कार्बोनेट। आपको सिर्फ क्या करना है, किस चीज के ऊपर कितना आयन है, कितना आवेश है, सिर्फ इस बात को आपको ध्यान रखना है, दैट्स ऑल।
ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बन चुका है पोटेशियम कार्बोनेट। हम उसको यहां पर जो है सजा देते हैं। चलो अब बात करेंगे किसकी भी, कॉपर सल्फेट की। तो मैं वापस से इस वाले भाग को मिटा देता हूं, है ना, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ हो गया, एक लाइन थी वहां पर, उसको बना देते हैं। एक लाइन थी, एक तरफ हमारे पास धनायन थे और एक तरफ हमारे पास ऋण 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 आयन थे। चलिए अब एक काम करेंगे, कॉपर सल्फेट की बात करेंगे। तो जो कॉपर सल्फेट है हमारा वो है Cu2+ और सल्फेट जो है वो है आपका 2-। सिंपल सी कहानी है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कनेक्ट हो गया होगा कि सर करना क्या है, हम फालतू में अभी तक चीजों को रट लिया करते थे या फिर ऐसे अजीब अजीब से नाम देखकर हम लोग घबरा जाया करते थे और आगे बढ़ जाते थे। बात समझ में आ रही है? तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है आपके दिमाग के अंदर मैं सेट और फिट दोनों करने वाला हूं, ठीक है ना। देखो तो कितना लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स यहां पर लिखा हुआ है 2, यहां पर भी लिखा हुआ है 2। अब यदि दोनों ही जगह पर 2-2 लिखा हुआ है तो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। तो ये बन जाएगा आपका Cu और उसके नीचे 2, ठीक है। और यहां पर जो है आपका सल्फेट का आयन होगा और उसके नीचे भी 2। ऐसे ही होगा, जो फॉर्मूला मैंने बताया उसके हिसाब से। पर आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि यदि दोनों का यहां पर जो आपके आयनों का नंबर है, ठीक है, यदि वो एक समान है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। और ये जो है फिर ये कुछ इस तरीके से लिखा जाने लगेगा। बात समझ में आ रही है कैसे? तो ये हो जाएगा आपका CuSO4। क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा होगा? ऊपर वाले में कुछ भी गलत नहीं है, पर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। तो यदि एक समान अंक दिए हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर जो है वो बनेगा कॉपर सल्फेट। आपको उन अंकों को काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ इसी तरीके से हमारा जो फेवरेट है यानी कि कॉपर सल्फेट CuSO4, जिसको हम नीला थोथा भी कहते हैं, ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, बात समझ में आई, वो बन जाएगा। चलिए बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। ये वाला रूल याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। यदि 2 है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, यदि 1 है तो भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। करते हैं, देखो अब बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहां लिखना पड़ेगा सोडियम विच इज +1, यहां लिखना पड़ेगा कार्बोनेट विच इज -2। बात समझ में आ गई? तो सोडियम सोडियम सोडियम, तो सोडियम का कैसा होगा, तो यहां पर हो जाएगा, देखो 1, सोडियम के ऊपर 1 प्लस लगाया तो 1, कार्बोनेट के ऊपर कितना लगाया भाई, -2 लगा हुआ है तो 2। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका Na2 एंड CO3 और ये बन गया आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया भाई, तो ये बन गया आपका सोडियम कार्बोनेट। अब आपके ये समझ में आ गया होगा कि आयनों के बीच में जो खेल होता है उन्हीं से निर्माण होता है बहुत सारे आयनिक यौगिकों का। बात समझ में आ गई? चलिए इनमें से सारे आयनिक नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आपके क्या है भाई, कोवेलेंट या सहसंयोजक है। अच्छा मैंने कोई भी अम्ल नहीं लिखा ना, चलो मैं अम्ल भी लिखता हूं यहां पर, ठीक है ना। चलो मैं एक दो अम्ल भी लिख देते हैं यहां पर। जैसे हम 8वें नंबर को कहां लिखेंगे, तो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे आपसे कोई बोल रहा है कि अम्ल है तो उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन। ध्यान से देखिएगा, आपसे कोई बोले कि हाइड्रोजन सल्फेट लिखकर बताइए, तो आप हाइड्रोजन सल्फेट कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। चलो तो ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, इसको भी हमने लिख दिया। अब कोई बोल रहा है कि भाई मैग्नीशियम क्लोराइड लिखकर बताओ, तो जानेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड लिखकर बताओ, हिम्मत है तो। और अब बात क्योंकि हिम्मत की हो गई है तो वो तो बहुत है, क्योंकि हमारे सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हो चुके हैं क्लियर। बात समझ में आ गई? चलो 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 चलो, बिल्कुल भी डिफेंसिव होने का नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो दुनिया की कोई परीक्षा जो है वो आपको परेशान नहीं कर सकती है। दिस इज द रूल, राइट। चलिए तो बात होगी मैग्नीशियम क्लोराइड की, और मेरे पास जो है यहां पर मैग्नीशियम है जिसके ऊपर धन 2 आवेश है। पर यदि मैं बात करूं वहीं के वहीं क्लोरीन की, तो उसके ऊपर -1 है, ठीक है। अब एक तरफ है मैग्नीशियम जो कि 2 आवेश बना रहा है, एक तरफ आपका क्लोरीन है जिसके ऊपर -1।
-1 जो है अब यहां पर होगा 2, यहां पर होगा 1 और इनके बीच में हो जाएगा युग्मन, यानी कि बन जाएगी दोनों की जोड़ी। कैसे, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा Mg, जितने क्लोरीन के नीचे लिखा है वो Mg, और ये हो जाएगा आपका Cl2। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, इसीलिए इसको हम यहां पर पटक देंगे। ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? तो देखो अमोनियम, अब देखो सारे हम सीख चुके हैं, इसलिए अब जैसे ही आप किसी चीज का नाम देखोगे और यदि आपके दिमाग में उसका आयन है, अब कैसे आएगा? तो स्टूडेंट्स इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। इनफैक्ट आपको बाद में सेल्फ स्टडी भी नहीं करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में, क्योंकि हम क्लास में इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि वो चीज जो है आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगी। अब देखो 4 नाम बना चुके हैं, अब जो 4 नाम हैं वो सीधे हम टेबल देखकर बनाएंगे। क्या कहते हो? तो मैं बात कर रहा हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, मैं बात कर रहा हूं किसकी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। अब अमोनियम के ऊपर भी धन 1 है, हाइड्रोक्साइड जो है उसके ऊपर भी धन 1 है। इसका मतलब ये कि एक होगा अमोनियम और एक होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है हम नीचे वाला बना सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि आपका क्या है भाई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनाएंगे? तो देखो, रुको, इसको हम लिखेंगे काले कलर से, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे होगा? तो एल्यूमिनियम कितने बनाता है? तो 3 बनाता है। एल्यूमिनियम जो है वो 3 आबंधन करता है, और हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसा करता है? वो करता है आपका -1। इसका मतलब यदि मैं यहां पर एल्यूमिनियम लिखता हूं, ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर धन 3 है और हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 है। बात समझ में आ गई? चलिए चलिए चलिए, तो यहाँ 3, यहाँ पर 1, और इस तरीके से जो है हमने इस कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दी है। बात समझ में आ गई? तो ये कैसे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम तो 1 है, पर हाइड्रोक्साइड कितने? तो 3 है, इसीलिए 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 ये हो जाएगा 3। बात समझ में आ गई? सारी कहानी क्लियर है। इसका मतलब ये कि अब किताब में कहीं पर कोई भी प्रकार का आपका यदि यौगिक दिया है, आप सीधे उसका सूत्र बना सकते हो। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो ये हो जाएगा आपका Al, यहां पर आ जाएगा OH और यहां पर आ जाएगा 3। कुछ इसी तरीके से कैल्शियम ब्रोमाइड क्या होगा? बताओ, चलो आपकी बारी। कैल्शियम क्रोमाइड क्या होगा? तो अब सभी स्टूडेंट्स ये कह रहे होंगे, सर 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 कैल्शियम के ऊपर 2, क्लोरीन के ऊपर 1, मतलब कैल्शियम बनाएगा 2, यानी कि 2 क्लोरीन, और क्लोरीन जो है वो 1। इसका मतलब होगा आपका कैल्शियम क्लोराइड। बात समझ में आ गई? कुछ इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन सल्फेट में H+ और SO4 2-। बड़ी सिंपल सी कहानी है, जो इसके ऊपर लिखा है वो सल्फेट होगा, जो उसके ऊपर लिखा है वो हाइड्रोजन होगा। कहने का मतलब H2SO4, तो जिसको आप सल्फ्यूरिक एसिड कहते हो वो एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट, उसका दूसरा नाम है। बात समझ में आ गई? अब हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों बनता है HCl, ये आपको पता होगा। बात समझ में आई? अब ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड में एक हाइड्रोजन होता है और एक क्लोरीन होता है? ये आपको क्लियर होगा, क्योंकि 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 देखो, हियर इज द खेल। एक हाइड्रोजन, एक, और यहां पर है आपका क्लोरीन, यानी कि 1। तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर बनाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आज के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा के लिए आपके दिमाग के अंदर हो चुका है फिट? ये बताइएगा मुझे, ठीक है। चलो अब एक काम कर लेते हैं, इतनी मेहनत की है, इतनी प्रैक्टिस की है, तो अब एक काम कर लेते हैं, इन सबको बता देते हैं कि अम्ल है, क्षारक है, या फिर है आपका लवण, ठीक है ना। चलो, तो कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, कैसे 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 बताएंगे? तो ऐसे बताएंगे, ध्यान से देखो। तो आपका जो H2SO4 है भाई, ये क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, आपका जो H2SO4 है उसमें क्या है? तो देखो, एक तरफ हाइड्रोजन है और सल्फेट है, तो हाइड्रोजन और यदि अधातु का ऑक्साइड होगा तो ये क्या? तो ये होगा आपका अम्ल। तो इसको मैं एसिड लिख दूं। उसके बाद पोटेशियम कार्बोनेट क्या होगा? धातु के साथ यदि लगा हुआ है अधातु का ऑक्साइड, तो ये होगा आपका सॉल्ट, यानी कि यहां पर मैं सॉल्ट S लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो,
कॉपर सल्फेट क्या होगा, तो ये भी आपका सॉल्ट होगा क्योंकि धातु के साथ अधातु का ऑक्साइड है। सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, तो ये भी आपका सॉल्ट होगा क्योंकि धातु के साथ अधातु ऑक्साइड है। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा, तो ये भी आपका सॉल्ट होगा क्योंकि धातु के साथ या तो अधातु हो या फिर कोई हेलोजन हो, हेलोजन भी एक प्रकार की अधातु है, ठीक है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, तो ये आपका बेस यानी कि क्षारक होगा, ठीक है, क्योंकि अमोनियम के साथ में आपका OH लगा हुआ है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, तो ये भी आपका बेस होगा और ये होगा आपका दैट CaCl2 है, तो ये आपका पक्का से सॉल्ट होगा। बात समझ में आ गई? तो बढ़िया तरीके से जो है इस कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में नोट कीजिए, एक भी चीज मिस नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। आज के बाद आप कक्षा 11वीं 12वीं BSc MSc तक कहीं पर भी चले जाएं, यदि ये टॉपिक आएगा तो आप कभी परेशान नहीं होंगे, ये एकदम फैक्ट वाली बात है। बात समझ में आ गई है ना? इंटरेस्टिंग, चलो नोट कर लो।